गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर समकालीन भारत एवं शिक्षा इसके 4th यूनिट की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है भारतीय संदर्भ में शिक्षा। इसमें हमने विभिन्न भारतीय विचारकों के विचारों के बारे में बात करी है, जिसके बारे में हम आपको डॉक्टर अरविंद घोष के बारे में बता चुके हैं। इसी रेफरेंस में स्वामी विवेकानंद के बारे में और महात्मा गांधी के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में, जिनका जन्मदिन हम शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को हर वर्ष मनाते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जीवन परिचय की और इनके शैक्षिक विचारों की। तो देखिए पीछे, जैसा कि बोर्ड पर आप देख रहे हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतनी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। चूंकि इनके पूर्वज सर्वपल्ली ग्राम के थे, तो उनकी बहुत इच्छा थी कि उनके गांव का नाम हमेशा उनके नाम के आगे आना चाहिए। इसी वजह से इन्होंने आपने देखा कि इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी है। सर्वपल्ली वीरास्वामी, पूर्वजों के ग्राम का नाम इसमें आगे लगा हुआ है, और इसी रेफरेंस में राधाकृष्णन जी का नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रखा गया, जिसमें कि इनके गांव का नाम सर्वपल्ली या पूर्वजों के गांव का नाम सर्वपल्ली सबसे पहले आता है। तो इनकी माता का नाम था सीताम्मा और पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था। अगर हम इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो इनकी प्रारंभिक वर्षों में 8 वर्ष तक की शिक्षा इनकी तिरुतनी ग्राम में ही संपन्न हुई। उसके बाद 1886 से लेकर के 1900 तक लुथरन मिशन स्कूल में इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी, जो कि तिरुतनी में ही है। वेलूर में इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी 1900 से लेकर के 1904 तक, और उसके बाद मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास में इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी। उसी बीच 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया। इनकी पत्नी का नाम था शिवा कामो। तो अब जब हम बात करते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं, तो इनके जीवन का, जो इनकी लाइफ की फिलॉसफी थी, जो इनका जीवन दर्शन था, वो था मानव को एक होना चाहिए। मानव इतिहास का संपूर्ण लक्ष्य मानव जाति की मुक्ति तभी संभव है जब देशों की नीतियों का आधार पूरे विश्व में शांति की स्थापना करना हो। तो इसीलिए हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। देखिए, डॉक्टर राधाकृष्णन के मन में एक बहुत इच्छा थी कि मेरा जन्मदिन केवल मेरे जन्मदिन के रूप में 5 सितंबर को नहीं मनाया जाए, बल्कि यह पूरे शिक्षक दिवस को इस दिन सम्मान मिलना चाहिए। तो इसी वजह से संपूर्ण शिक्षक दिवस को सम्मान देने के लिए ही हम 5 सितंबर डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी लाइफ की फिलॉसफी की। तो राधाकृष्णन पूरे विश्व को एक विद्यालय के रूप में मानते थे। इन्होंने पूरे विश्व को एक विद्यालय के रूप में माना, और इनका कहना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा मनुष्य के मस्तिष्क का हम सदुपयोग कर सकते हैं। अतः विश्व को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। हम संपूर्ण विश्व को एक इकाई मानेंगे, तभी शिक्षा उचित प्रकार से संपन्न होगी। डॉक्टर राधाकृष्णन एक बहुत अच्छे टीचर थे। इन्हें इतना अच्छा पढ़ाते थे कि इनकी क्लास में विद्यार्थी बहुत इंटरेस्ट लेते थे, बहुत अच्छे से सुनते थे, और ये अपने विषय को बहुत मनोरंजक बना के पढ़ाते थे। सबसे अच्छी बात थी कि विषय को मनोरंजक बना करके ये पढ़ाते थे।
अब डॉक्टर राधाकृष्णन की अगर हम आगे की बात करें तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने हिंदू शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था। अब हिंदू शास्त्रों का गहन अध्ययन करने के पीछे एक कारण ये भी था कि ये क्रिश्चियन संस्थाओं में पढ़े थे। अब क्रिश्चियन संस्थाओं में सबसे बड़ी बात ये थी कि वहां पे पश्चिमी मूल्यों को विद्यार्थियों के अंदर गहराई तक स्थापित किया जाता था। चूंकि क्रिश्चियन कॉलेजेस थे, मिशनरीज के थे और राधाकृष्णन ने उसमें पढ़ाई करी थी, तो वहां पर पूरी तरीके से पश्चिमी मूल्यों की बात करी जाती थी। तो यहाँ पर डॉक्टर राधाकृष्णन ने कई बार ये महसूस किया कि वो लोग हमारे जो के हिंदू विचार थे उनको बहुत हेय दृष्टि से देखते थे। मतलब वो हिंदू विचारों को की उपेक्षा करते थे, उनको बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। यहीं पर डॉक्टर राधाकृष्णन के मन में विचार आया कि मुझे वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त करना होगा कि वास्तविकता क्या है, क्या वास्तव में हमारे हिंदू विचारों को हेय दृष्टि से देखा जाना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने बहुत ज्यादा पुराणों का अध्ययन किया। पुराणों का अध्ययन किया इन्होंने, प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया, वेद पुराण प्राचीन ग्रंथ उनका इन्होंने अध्ययन किया और उस अध्ययन के आधार पर इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भारतीय संस्कृति धर्म ज्ञान और सत्य पर आधारित है। भारतीय संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है जो सत्य पर आधारित है, धर्म पर आधारित है और ज्ञान पर आधारित है। तो यहाँ पर इन्होंने भारतीय संस्कृति के प्रचार और प्रसार के लिए बहुत ज्यादा काम किया। अब इन्होंने, अगर हम इनके अध्ययन का देखें कि इनका जीवन किस तरीके का था डॉक्टर राधाकृष्णन का, तो 1909 में 21 वर्ष की उम्र में डॉक्टर राधाकृष्णन ने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में इनको जॉब मिल गया था लेक्चरर का। 21 वर्ष की आयु थी और इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में जॉब ज्वाइन कर लिया था और वहां पर इनकी आजीविका चल रही थी अच्छी प्रकार से। यहाँ इन्होंने 7 वर्ष तक पढ़ाया, लेकिन इसके बाद इन्होंने आगे की पढ़ाई करी और 1912 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मनोविज्ञान के आवश्यक तत्व नाम से एक पुस्तक प्रकाशित हुई। मनोविज्ञान के आवश्यक तत्व। अपने जीवन काल में डॉक्टर राधाकृष्णन को अनेक प्रकार की उपाधियों से विभूषित किया गया। सन 1931 में से 1936 तक आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति वाइस चांसलर रहे डॉक्टर राधाकृष्णन। 1931 से 1936 तक के आंध्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे और 1936 से 1952 तक के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाया। 1936 से 1952 तक इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया डॉक्टर राधाकृष्णन ने। इसके बाद 1939 से 1948 काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चांसलर रहे। 1953 से सन 1962 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे और 1946 में यूनेस्को में इन्होंने भारतीय प्रतिनिधि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करी। डॉक्टर राधाकृष्णन एक बहुत अच्छे शिक्षक थे, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। 1947 से सबसे बड़ी बात ये हुई कि जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था, तब उसमें जो सदस्य थे संविधान के निर्माण में, उसमें एक सदस्य डॉक्टर राधाकृष्णन भी थे। तो जब देश आजाद हुआ, संविधान बना, तो उस संविधान की जो एक निर्माणकारी समिति थी उसके सदस्य डॉक्टर राधाकृष्णन थे। तो इन्होंने 1947 से लेकर के 1949 तक, 1947 से लेकर के 1949 तक इन्होंने उसमें काम किया और साथ ही बहुत सारे विश्वविद्यालयों के चेयरमैन भी नियुक्त होते रहे। अब उस समय
कांग्रेस के लोग ये चाहते थे कि डॉक्टर राधाकृष्णन पूर्ण रूप से राजनीति में आ जाएं, लेकिन चूंकि राधाकृष्णन साथ ही साथ एक कुशल शिक्षक थे, इसलिए इन्होंने अपने जो शिक्षा का दायित्व था हमेशा इन्होंने उसको बहुत अच्छी तरीके से निभाया। इसमें जब हम इनके राजनीतिक कार्यों की बात करते हैं तो राजनीतिक कार्यों में डॉक्टर राधाकृष्णन शिक्षक थे, लेकिन उसके साथ साथ ये हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति भी बने। सन 1952 में इनको उपराष्ट्रपति बनाया गया था और उसके बाद ये राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए। और इसके साथ ही साथ सन 1954 में इन्हें एक महान दार्शनिक थे। इनकी शैक्षिक उपलब्धियों के लिए इनको भारत का सबसे जो बड़ा एक पुरस्कार होता है, या कह सकते हैं कि भारत की जो सबसे बड़ी उपाधि होती है, भारत रत्न देश की सबसे बड़ी उपाधि, तो इन्हें 1954 में भारत रत्न से विभूषित किया गया। तो डॉक्टर राधाकृष्णन एक कुशल शिक्षक और एक कुशल राजनीतिज्ञ दोनों ही थे। इन्होंने विदेशों में भारत को रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पर हमने आपको एक संक्षिप्त बताया डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में। डॉक्टर राधाकृष्णन की क्या जीवन दर्शन था, क्या फिलॉसफी थी, किस प्रकार से उन्होंने हमारे देश में जो हमारे देश के वेद थे, पुराण थे, शास्त्र थे, उनका अध्ययन किया। और उन्होंने बताया कि अगर कुछ सत्य है, कुछ वास्तविकता है, तो वो हमारे देश के पुराण है। हमारे देश के पुराण है, उनकी सच्चाई ही सच्ची वास्तविकता है। तो यहाँ पर हो जाते हैं, समाप्त हो जाती है बात हमारे जो देश के दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन की। अब बात आती है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब हम बात करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन की। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रसिद्ध शिक्षाविद और आधुनिक भारत के दृष्टा थे और ये बिहार के राज्यपाल भी रहे थे। बिहार के राज्यपाल ये रहे थे 1957 से 1962 तक ये बिहार के राज्यपाल रहे थे। इनका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1897 को। इनका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1897 को और मृत्यु हुई थी 3 मई 1969। मृत्यु हुई थी 3 मई 1969 को इनकी मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन की अगर हम बात करें तो जन्म इनका हुआ था तेलंगाना में, हैदराबाद के तेलंगाना में इनका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1897 को। लेकिन जन्म के थोड़े समय पश्चात इनका परिवार उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में आकर के वास किया था। इसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन की शिक्षा की बात आती है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो इन्होंने इटावा में इस्लामिया हाई स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा, इटावा में इस्लामिया हाई स्कूल से इन्होंने अपनी प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा पूर्ण करी थी। बाद में इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करी। अब देखिए, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शिक्षा प्राप्त करी तब नाम था मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय का पहला नाम था मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ये आपके क्विज के लिए ध्यान देने वाली चीज है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पहले का नाम था मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका परिवार एक पठान परिवार था। सन 1897 में इनका जन्म हुआ और इनके पिता का नाम था फिदा हुसैन। इनके पिता का नाम था फिदा हुसैन, जो कि
पेशे से एक वकील थे। अब जब 1905 में जब ये केवल 8 वर्ष के थे जाकिर हुसैन, तभी इनके पिता का निधन हो गया। पिता के निधन के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन अपनी मां के साथ अपने पुश्तैनी घर में उत्तर प्रदेश में रहने लगे। अब सन 1913 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को अलीगढ़ के मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के छात्र संगठन का उपाध्यक्ष बना दिया गया। सन 1918 में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की शिक्षा पूर्ण करी और लॉ में प्रवेश ले लिया। सन 1920 में जब असहयोग आंदोलन चला, जब असहयोग आंदोलन अपने जोर शोर पर था 1920 में, उसी समय गांधी जी मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज पहुंचे, उसी समय जबकि जाकिर हुसैन वहां पर थे। अब वहां पर छात्रों के एक समूह ने जब गांधी जी वहां पहुंचे और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो था उसको वहां पर एक तरह से सरकारी मदद मिल रही थी, तो कुछ छात्रों ने वहां पर उस सरकारी मदद जो मिल रही थी उसका विरोध किया, लेकिन कॉलेज इसके लिए नहीं माना। तो इसके विरोध में, क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भी उस सरकारी मदद का विरोध किया था, अब उसके विरोध में इन्होंने क्या किया, उसके विरोध में इन्होंने एक अलग नेशनल कॉलेज की शुरुआत की। और नेशनल कॉलेज के घोषणा पत्र की प्रति उन्होंने, मतलब उसकी एक कॉपी कि हम नेशनल कॉलेज की शुरुआत कर रहे हैं, उसकी एक कॉपी उन्होंने गांधी जी को दी, डॉक्टर अंसारी को और अजमल खान को भी दे दी। देखिए, ध्यान देने वाली बात क्या है कि यही नेशनल कॉलेज बाद में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय बना। तो जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय का नाम पहले नेशनल कॉलेज था और जिसका प्रारंभ किया था डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। इसी तरह से अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय का नाम पहले था मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें बहुत ध्यान देने योग्य हैं। अब इसके बाद ये जो आपका जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय था, जामिया मिलिया इस्लामिया जो विश्वविद्यालय था, इसका आरंभ अलीगढ़ की एक मस्जिद में किया गया था। अलीगढ़ की एक छोटी सी मस्जिद में इसका आरंभ किया गया था। अब इस विश्वविद्यालय की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य था कि एक राष्ट्रीयता की भावना और सद्भावना की भावना को कायम रखना, कि देश में एक राष्ट्रीयता की भावना रहे कि हम सब एक हैं और हमारे बीच में एक सद्भावना है। तो ये जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय जिसकी की नींव रखी गई थी, यह वर्तमान में दिल्ली में है, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय। अब हम अगर बात करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन के कि इनके योगदान की, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और इन्होंने अपने नेतृत्व में राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना करी, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, जो कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में दिल्ली में मौजूद है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में जामिया मिलिया विश्वविद्यालय दिल्ली में बहुत जाना माना विश्वविद्यालय है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये बिहार के राज्यपाल भी रहे और इसके बाद ये हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति बने, मतलब देश के उपराष्ट्रपति बने और उसके बाद ये देश के तीसरे राष्ट्रपति बने, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन की हम आगे बात करते हैं, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन उच्च शिक्षा के लिए जर्मनी गए थे, लेकिन ये जल्दी वहां से भारत वापस आ गए। वापस आकर इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया
को अपना शैक्षणिक और प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान किया। मतलब वहां पर इन्होंने शिक्षा का कार्य भी किया और प्रशासन का कार्य भी किया। विश्वविद्यालय लगभग 1927 में विश्वविद्यालय की हालत बहुत खराब हो गई और वो ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पर आ गया। लेकिन उस समय डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने प्रयासों से उसकी लोकप्रियता को बना करके रखा। तो उन्होंने इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। इनके प्रयासों की वजह से इन्होंने मतलब इतने प्रयास करे कि जब स्वतंत्रता की लड़ाई हुई, आजादी की लड़ाई हुई, तो आजादी की लड़ाई में भी इस विश्वविद्यालय ने पूरा योगदान दिया, पूरी आजादी की लड़ाई में साथ निभाया। अब अगर हम बात करते हैं जाकिर हुसैन के आगे के कार्यों की, तो जाकिर हुसैन के कार्यों को देखते हुए सन 1963 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक अनुशासन प्रिय व्यक्तित्व वाले इंसान थे, जिनको कि अनुशासन बहुत ज्यादा पसंद था। मतलब अगर हम इनकी अनुशासन की बात करें तो ये चाहते थे कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेज था उस समय, वहां पर छात्र अनुशासित रहें और साफ सुथरे कपड़े पहने, उनके शूज हमेशा चमकते हुए हों। लेकिन छात्र इनकी बात को ध्यान से नहीं सुन रहे थे। इन्होंने लिखित में एक ऑर्डर दिया, एक रिटन में ऑर्डर दिया कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत साफ सुथरे कपड़े पहन करके आएंगे, उनके शूज हमेशा चमकते हुए रहेंगे, वो बहुत अच्छे से समय से आएंगे कॉलेज, समय से कॉलेज से जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात हुई कि जब इन्होंने देखा कि छात्र बात नहीं सुन रहे हैं, तो एक दिन ये विश्वविद्यालय के दरवाजे पर खुद ही ब्रश और पॉलिश लेकर के बैठ गए और जितने भी छात्र आ रहे थे उन सबके शूज पर ये खुद पॉलिश कर रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि जो छात्र थे, जो विद्यार्थी थे, वो बहुत ज्यादा लज्जित हो गए, उन्हें बहुत शर्म आई और उस दिन के बाद से वो साफ सुथरे कपड़ों में विश्वविद्यालय आने लगे। तो ये तो था इनकी अनुशासन की बात। अब इनके निधन हुआ था 3 मई 1963 को। ये भारत के राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति के कार्यकाल में ही इनका निधन हो गया था, जाकिर हुसैन का। तो जब ये राष्ट्रपति थे उसी कार्यकाल में इनका निधन हुआ। एक बहुत अच्छे, जिसे कहते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने देश के लिए बहुत कुछ किया, अनुशासन प्रिय व्यक्तित्व के स्वामी, अपनी बात को दृढ़ता से रखने वाले, लोगों को समझने वाले और हमेशा आजादी की लड़ाई में साथ देने वाले, और देश में विभिन्न प्रकार जो भी हमारे देश की जो यूनिवर्सिटीज बनी हैं उनमें इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में हमने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट आते हैं जे कृष्णमूर्ति। अब हम बात करेंगे जे कृष्णमूर्ति की। ये जे कृष्णमूर्ति भारतीय विचारक हैं और इनके विचारों की हम बात कर रहे हैं। तो जे कृष्णमूर्ति का जन्म 11 मई सन 1895 में आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के एक छोटे से कस्बे में हुआ था, जिसका नाम था मदनापल्ली कस्बे में हुआ था। और इनकी माता का नाम था जिद्दू संजीवम्मा और इनके पिता जिद्दू नारायण, जैसे इनका नाम है जे कृष्णमूर्ति। अब जब ये 10 साल के थे तब इनकी माँ का देहांत हो गया और इनके पिता श्रीमती एनी बेसेंट के आमंत्रण पर मद्रास के उडियार में स्थित थियोसॉफिकल सोसाइटी के
परिसर में रहने लगे। देखिए, एनी बेसेंट एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और इनके पिता उन्हीं के कहने पर इनको लेकर के जब इनकी माँ का देहांत हो गया तब ये वहां पर चले गए। उडियार में थियोसॉफिकल सोसाइटी जो कि एनी बेसेंट की थी, वहां पर जाकर के ये रहने लगे। अब श्रीमती जो एनी बेसेंट थी और थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो प्रमुख थे, उन्होंने जे कृष्णामूर्ति में बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक गुण देखे जो कि एक विश्व गुरु में होते हैं। उन्हें इनमें बहुत सारे गुण नजर आए। तो एनी बेसेंट ने किशोरावस्था में इनको गोद ले लिया, इनके पिता से इनको गोद ले लिया। एनी बेसेंट ने जे कृष्णामूर्ति को गोद ले लिया और उसके बाद इनकी परवरिश पूर्ण रूप से एक ऐसे वातावरण में हुई जो कि पूर्ण रूप से धर्म से और आध्यात्म से ओतप्रोत वातावरण था। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो कि धर्म और आध्यात्म से ओतप्रोत वातावरण था, वहां पर इनकी परवरिश एनी बेसेंट ने करी। इनकी जो पूरी शिक्षा थी वो इंग्लैंड में हुई। इंग्लैंड से ये पेरिस गए और वहां पर इन्होंने फ्रेंच भाषा में कुशलता प्राप्त करी और 1920 में एनी बेसेंट इनको लेकर के उडियार वापस आ गई थियोसॉफिकल सोसाइटी में। बाहर गए, शिक्षा प्राप्त करी, इंग्लैंड गए, फ्रांस गए, लेकिन बाद में एनी बेसेंट इनको लेकर के थियोसॉफिकल सोसाइटी में वापस आ गई। अब उसके बाद सन 1922 में श्री कृष्णामूर्ति किन्हीं गहरे आध्यात्मिक अनुभूतियों से होकर गुजरे। मतलब इनको कुछ इस प्रकार की आध्यात्मिक अनुभूतियां हुई वापस आकर के, और उसमें इन्हें करुणा का स्पर्श हुआ। मतलब ये इतने ज्यादा धार्मिक, इतने आध्यात्मिक थे कि इनको कुछ आध्यात्मिक अनुभूतियां हुई और उस अनुभूतियों में इनको एक करुणा का एहसास हुआ। करुणा मीन्स एक दया का एहसास हुआ और इन्होंने कहा वो करुणा सारे दुख कष्टों को हर लेती है। करुणा अगर है तो वो सारे दुखों को, सारे कष्टों को ले लेती है। करुणा सारे दुखों और सारे कष्टों को हर लेती है। अब इसी जो ये करुणा की अनुभूति थी, इसी अनुभूति के साथ ये मानव कल्याण के लिए उठ के खड़े हुए और मनुष्यों को दुखों से मुक्त करने का मार्ग दिखाने लगे। मतलब मनुष्यों को, मनुष्य किस प्रकार से दुखों से मुक्ति पाए, इसका मार्ग इन्होंने दिखाने का प्रयास किया। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, जी कृष्णामूर्ति की प्रमुख रचनाएं हैं, जो कि हिंदी में अनुवाद किया गया। हिंसा से परे, ज्ञान से मुक्ति, ध्यान, प्रथम और अंतिम मुक्ति, आंतरिक प्रस्फुटन, शिक्षा एवं जीवन का तात्पर्य, शिक्षा संवाद, परंपरा जिसने अपनी आत्मा खो दी, जीवन की पुस्तक, आमूल क्रांति की आवश्यकता, ये कुछ इनकी किताबें जिनका कि हिंदी में अनुवाद किया गया। अब अगर हम इनके दार्शनिक चिंतन की बात करें तो जब हम दार्शनिक चिंतन की बात करते हैं इनके, तो इनका कहना था कि जीवन विभाजित नहीं हो सकता। जीवन विभाजित नहीं हो सकता, वह एक अनंत प्रवाह है। अर्थात जीवन एक अखंड सत्ता है, उसको हम विखंडित नहीं कर सकते। जीवन तो एक प्रवाह के रूप में है, उसको हम खंडों में नहीं बांट सकते। यही वास्तविक है, यही सत्य है और यही जीवन की सत्ता है। एक धार्मिक परिवेश में, चूंकि इनकी परवरिश पूर्ण रूप से धार्मिक परिवेश में हुई थी, तो इसमें हर जगह पर इनके विचारों में हमें धार्मिक भावना
स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रखते थे, पूर्ण रूप से ईश्वर को मानते थे और ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रखते थे। इन्होंने प्रेम पर सबसे अधिक बल दिया। सबसे ज्यादा अगर इन्होंने फोकस दिया तो वो इन्होंने दिया प्रेम पर। इनका मानना था कि व्यक्ति के अंदर प्रेम उत्पन्न करने के लिए आत्मज्ञान और आत्मबोध आवश्यक है। अगर हम चाहते हैं कि व्यक्ति के अंदर प्रेम उत्पन्न हो तो उसके लिए उसको आत्मज्ञान और आत्मबोध दोनों की ही आवश्यकता होगी। आत्मज्ञान की और आत्मबोध दोनों की ही बात इन्होंने करी थी। इनकी अगर बात करी जाए जे कृष्णमूर्ति की, तो शिक्षा क्या थी इनके लिए? इनके लिए शिक्षा थी, शिक्षा द्वारा ही मनुष्य को जीवन का सही अर्थ समझाया जा सकता है और शिक्षा द्वारा ही उसे अनुचित मार्ग से सन्मार्ग पर लाया जा सकता है। मतलब शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम व्यक्ति को अनुचित मार्ग से एक सन्मार्ग या अच्छे मार्ग पर ला सकते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों की बात करी इन्होंने, तो इनका कहना था जो इन्होंने शिक्षा के उद्देश्य बताए उसमें शारीरिक और मानसिक शिक्षा की बात करी इन्होंने। इनका कहना था कि स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अब चूंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, तो यहाँ पर शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना और तभी होगा जब हम मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। मानसिक रूप से स्वस्थ हम तभी रहेंगे जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। इसके बाद शिक्षा का दूसरा उद्देश्य था सामाजिक विकास। इन्होंने कहा था कि चूंकि व्यक्ति समाज में रह रहा है और वो समाज का अंग है, उसको हम समाज से अलग नहीं कर सकते। समाज में सभी लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो समाज में प्रत्येक व्यक्ति की हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो समाज में अपनी सेवा प्रदान करे। नेक्स्ट इनका उद्देश्य था आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। आध्यात्मिक मूल्यों के विकास में बालक में आध्यात्मिक चेतना, आत्मज्ञान और नैतिक मूल्यों का विकास करना उद्देश्य था। आध्यात्मिक चेतना, आत्मज्ञान और नैतिक मूल्य। इसके बाद नेक्स्ट उद्देश्य था सांस्कृतिक विकास। कृष्णमूर्ति का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य मानव में शक्ति और अंतः चेतना का विकास करना है। शक्ति और अंतः चेतना का विकास करना है जिससे वो विभिन्न आडंबरों और सांस्कृतिक कुरीतियों का दृढ़ता पूर्वक विरोध कर सके। देखिए, इनका कहना था सांस्कृतिक विकास में कि उद्देश्य क्या है? अंतः चेतना का विकास करना। अब अंतः चेतना का विकास क्यों करना चाहते हैं? जिससे कि जो विभिन्न प्रकार के जो हमारे आडंबर हैं या जो सांस्कृतिक कुरीतियां हैं उनका विरोध किया जा सके। नेक्स्ट था वैज्ञानिक बुद्धि का विकास। कृष्णमूर्ति का कहना था कि वैज्ञानिक बुद्धि का विकास होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि इनका काल विज्ञान और तकनीकी का काल था, उस समय नए नए आविष्कार हो रहे थे। तो यहाँ पर इनका कहना था कि विज्ञान और तकनीकी का प्रयोग मानव कल्याण और बालक में वैज्ञानिक बुद्धि का विकास करना भी शिक्षा का उद्देश्य है। सृजनात्मकता का विकास अगला उद्देश्य था इनका, सृजनात्मकता का विकास। तो कृष्णमूर्ति के अनुसार बालक में सृजनात्मकता का होना अत्यंत आवश्यक है, अर्थात क्रिएटिविटी का होना। क्रिएटिविटी का होने से मतलब है कि बच्चा स्वयं में निर्णय ले, स्वयं किसी रचनात्मक कार्य को करने के बारे में सोचे, वो खुद कुछ नया करने का सोचे, स्वयं में वो चिंतन करे। सृजनात्मकता से इनका अभिप्राय था तन, मन और आत्मा की सृजनशीलता। मतलब तन की, मन की और आत्मा की सृजनशीलता की बात
इन्होंने करी थी। इसके बाद संवेदनशीलता का विकास। कृष्णमूर्ति का कहना था कि शिक्षा का उद्देश्य है बालक को संवेदनशील बनाना, बालक में प्रकृति और मनुष्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। जब बालक में प्रकृति के प्रति, मनुष्य के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा तभी वो संवेदनशील बनेगा। चरित्र का निर्माण करना। कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य चरित्र का निर्माण करना है और लास्ट उद्देश्य व्यवसायिक प्रशिक्षण। इनके अनुसार व्यक्ति को समाज में रहने और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, जो कि हम समाज में रह रहे हैं और हमारी आवश्यकताएं हैं, तो उनकी पूर्ति करने के लिए हमें किसी न किसी व्यवसाय का चयन करना होगा। अब हम बात करते हैं इनकी शिक्षा की पाठ्यचर्या की। क्या करिकुलम था इनकी शिक्षा का? तो इन्होंने कहा था कि शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो मानव का संपूर्ण विकास कर सके और शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। शिक्षा के कौन से उद्देश्य जो कि जे कृष्णमूर्ति ने शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति कर सके पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए। अब इनकी शिक्षण विधियों की बात करते हैं। तो शिक्षण विधियों में इन्होंने कहा कि शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों का ही महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षण की कोई भी विधि हो, उसमें ध्यान, श्रवण और शांत वातावरण की आवश्यकता होती है। हम किसी भी विधि से पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत जरूरी होता है कि एक शांत वातावरण होना चाहिए। एक शांत वातावरण में ही शिक्षण का कार्य संपन्न हो सकता है। उसमें ध्यान देना, ध्यान से सुनना और शांत वातावरण। तो इसी के द्वारा इनका कहना था कि शिक्षा को हम प्रभावी बना सकते हैं। ध्यान के द्वारा, श्रवण के द्वारा और शांत वातावरण के द्वारा हम शिक्षा को प्रभावी बना सकते हैं। अब इनके द्वारा अध्यापक कैसा होना चाहिए? तो इन्होंने कहा कि जो भी समस्त जो शैक्षिक प्रक्रिया है उसमें शिक्षक और शैक्षिक वातावरण दोनों का ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो शिक्षक का व्यक्तित्व और शैक्षिक वातावरण दोनों ही भयमुक्त होने चाहिए। उसमें शिक्षक ऐसा नहीं हो कि छात्रों को डर लगने लगे, या वातावरण शांत वातावरण है लेकिन वो वातावरण ऐसा नहीं होना चाहिए कि विद्यार्थी डरे। तो शिक्षक का व्यक्तित्व और जो वातावरण है दोनों ही भयमुक्त होने चाहिए। शिक्षक का कर्तव्य है कि वो छात्र के अंदर किसी भी प्रकार का भय उत्पन्न ना होने दे, क्योंकि अगर भय होगा तो उससे हमारा मन जो है वो पंगु हो जाएगा। तो इनका कहना था कि शिक्षक का कार्य है कि वो छात्र को जीवन का समस्त विस्तार, उसका सौंदर्य, उसकी कुरूपता, उसके सुख, आनंद, भय, कष्ट सब कुछ दिखाए, ताकि वो एक ऐसा मानव बन सके कि जीवन में अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सके। मतलब शिक्षक को ऐसा होना चाहिए जो छात्र को जीवन का हर रंग दिखाए, हर रूप दिखाए, जीवन का बेहतर रूप भी, जीवन का कुरूप रूप भी, सब कुछ दिखाए, लेकिन साथ ही साथ उसको इस तरीके से शिक्षा प्रदान करे कि वो भयमुक्त होकर अपने जीवन को जिए। अब जब बात करते हैं विद्यार्थी, तो जे कृष्णमूर्ति बालकों पर ये कहते थे कि हमें उन पर किसी प्रकार का नियम, किसी प्रकार का सिद्धांत, ये सब हमको उसके ऊपर नहीं थोपना है, हमें किसी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी। ये इसके विरोधी थे। ये बालक की व्यक्तित्व का आदर करते थे और उसकी चेतना के विकास पर बहुत ज्यादा बल देते थे, क्योंकि अगर बालक की चेतना का विकास होगा तो वो स्वयं अपने नियम, अपने सिद्धांतों और अपने मूल्यों का चयन कर सकेगा। जब बालक की चेतना का विकास होगा, जब उसको खुद सही गलत की पहचान होगी, तो वो क्या करेगा? वो अपने नियम, अपने सिद्धांत, अपने मूल्य, उनका निर्धारण वो खुद ही कर लेगा। अब इन्होंने विद्यालय के बारे में बताया कि विद्यालय ऐसा होना चाहिए कि
शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की प्रगति हो। शिक्षा किसी व्यवसाय या जीविका की ओर उन्मुख न रहकर ज्ञान और वृद्धि का विकास करे। मतलब ऐसा वातावरण होना चाहिए विद्यालय का जहां पर कि शिक्षक का भी विकास हो और छात्र का भी विकास हो। इस तरह का वातावरण होना चाहिए। और शिक्षा किसी व्यवसाय या जीविका की ओर उन्मुख न रहकर ज्ञान एवं वृद्धि का भी विकास करें। ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल उसको व्यवसाय की ओर लगा दें, हमें यहाँ पर उसके ज्ञान का विकास करना भी जरूरी है। ज्ञान का विकास होगा तभी उसके अंदर चेतनता का विकास होगा। अनुशासन में जे कृष्णामूर्ति के अनुसार बालक को बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्रता का दूसरे व्यक्तियों का ध्यान रखते हुए अपने कार्यों का संपादन करना। दूसरों का ध्यान रखते हुए बालक को अपने कार्यों का संपादन करना है। दूसरों के प्रति नम्रता होनी चाहिए, विवेकशीलता होनी चाहिए। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जे कृष्णामूर्ति की, तो जे कृष्णामूर्ति के अनुसार इन्होंने देखा, क्योंकि पूरी तरह से इन्होंने बात करी थी धर्म की, आध्यात्म की, और एनी बेसेंट इनको एक धर्म गुरु के रूप में देखती थी। तो इनकी शिक्षा पूर्ण रूप से चेतनता, धर्म, आध्यात्म पर आधारित है। तो यहाँ पर हमने जे कृष्णामूर्ति के बारे में जो आपको बताया, उनका एक संक्षिप्त परिचय दिया, उनकी शिक्षा के बारे में बताया। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे आपके 4th चैप्टर की। तो 4th चैप्टर में हमने भारतीय शिक्षा की, हमारे जो भारत देश है उसकी जो विभिन्न विचारक हैं और उनके विचारों के बारे में हमने आपको बताया। तो यहाँ पर हमारा 4th चैप्टर समाप्त हो जाता है, भारतीय संदर्भ में शिक्षा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे 5th चैप्टर। थैंक यू।